हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेंट्स एंड डेरिवेटिव मार्केट के बारे में कि एक जो डेरिवेटिव मार्केट होती है जिसके बारे में आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ भी चुके हो कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, डेरिवेटिव के अंदर फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सभी आप पढ़ चुके हो। डेरिवेटिव मार्केट क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जैसे कि आपने ये डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा ना कि चार टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो पर्सन एंटर करते हैं, आपस में जो पर्सन मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उन सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली तीन टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी डेरिवेटिव मार्केट में, और इवन आप किसी भी मार्केट में देखोगे तो आपको ये तीन तरह के लोग देखने को मिलेंगे हर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आज हम इन तीन लोगों की कहानी ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्पेकुलेटर्स, हेजर्स एंड आर्बिट्रेजर्स, ठीक है। ये तीन टाइप के पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मार्केट के अंदर। सो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तीन टाइप के पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेकुलेटर्स, हेजर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। क्लियर? अब इन तीनों के बारे में आपको समझ में कैसे आएगा, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने कभी पतंग उड़ाई होगी, ठीक है, या फिर आपने अगर पतंग नहीं भी उड़ाई तो आपने किसी को पतंग उड़ाते देखा होगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा कि एक तो ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं जो कि पतंग उड़ाते हैं किस पर्पस से, किसी अदर पर्सन की पतंग को काटने के लिए। क्लियर? एक टाइप के पर्सन ऐसे होते हैं जो कि पतंग उड़ा रहे हैं किस पर्पस से, दूसरे पर्सन की पतंग को काटने के पर्पस से ही पतंग उड़ाते हैं। भले ही उन्हें ये रिस्क है कि उनकी पतंग भी तो कट सकती है किसी अदर पर्सन से, ठीक है, उनकी पतंग भी तो कोई अदर पर्सन काट सकता है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। वो इस चीज का रिस्क ले रहे हैं ना कि उनकी भी तो पतंग कट सकती है, लेकिन फिर भी वो रिस्क को लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं कि रिस्क एवर्स है। ये किस टाइप के पर्सन होते हैं? स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो कि रिस्क लेना पसंद करते हैं इन द सेक ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को लेने के लिए वो क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि पतंग उड़ा रहा है किस पर्पस से? दूसरे पर्सन की पतंग को काटने के लिए वो पर्सन पतंग उड़ा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, वो पर्सन क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है। अब उस पर्सन की पतंग भी तो कट सकती है ना किसी अदर पर्सन से, जरूरी थोड़ी सिर्फ वो ही दूसरे पर्सन की पतंग काटेगा। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं दूसरे पर्सन की पतंग को काट कर दूसरे पर्सन की पतंग ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अब यानी कि दूसरे पर्सन की पतंग लेना उसका रिवॉर्ड है। उस रिवॉर्ड को लेने के लिए वो क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है। किस चीज का रिस्क? क्या लॉस के चांसेस उसे वो रिस्क जो है वो किस फॉर्म में ले रहा है कि उसकी पतंग भी तो दूसरा पर्सन काट सकता है ना, ठीक है। तो ये जो स्पेकुलेटर है ये एक ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं जो कि रिस्क लेना पसंद करते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के लिए वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरे पर्सन की पतंग को काट कर बेनिफिट अर्न करना, ये उसका मेन पर्पस है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है कि उसकी पतंग भी तो कोई अदर पर्सन काट सकता है ना, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटर के बारे में आई होप आपको आइडिया मिला होगा। अब हम दूसरे टाइप के पर्सन की बात करते हैं, हेजर्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पतंग उड़ाते हैं सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, यानी कि वो पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन बिल्कुल अलग। वो किसी भी पर्सन के साथ मिलकर या जहां पर सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, जहां पर सभी लोगों की पतंग है, वहां से अपनी पतंग को दूर रखता है। जो पर्सन इस टाइप का काम करता है उसे हम बोलते हैं हैजर। हैजर मींस जो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहता है, ठीक है।
अपने आप की प्रोटेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि मुझे किसी टाइप का रिस्क नहीं लेना है। ये जो हैजर होते हैं ये किसी भी टाइप का रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ये लोग क्या होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिस्क एवर्स पर्सन होते हैं। ये किसी भी टाइप की रिस्की सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम एक अलग साइड पर जाकर अपने एंजॉयमेंट के लिए अपनी पतंग उड़ा लें, हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें किसी की पतंग काटनी नहीं है और अपनी कटवानी भी नहीं है, ठीक है। तो ये किस टाइप के पर्सन है, हैजर कहलाते हैं ये लोग, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है, रिस्क बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते। लेकिन जो स्पेकुलेटर हमने पढ़ा, ये लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। तो ये लोग जो होते हैं ये रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। ये लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, ये रिस्क टेकर होते हैं। थर्ड टाइप का जो पर्सन है वो है आर्बिट्रेजर। अब हमारे एग्जाम्पल से आर्बिट्रेजर हम कैसे समझ सकते हैं। आर्बिट्रेजर वो लोग होते हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, वो ना तो वो पतंग भी नहीं उड़ा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो गली में खड़े हैं, किस पर्पस से, किस होप से कि किसी की पतंग कटेगी और मुझे मिल जाएगी। जो पर्सन इस टाइप के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर वो लोग होते हैं जो ना तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना ही किसी टाइप का रिस्क लेते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना पसंद करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट टेकिंग रिस्क। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं इस होप में कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क लेना पसंद नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उसी से ही वो प्रॉफिट अर्न करना पसंद करते हैं। आर्बिट्रेजर ये वो पर्सन होते हैं जो कि रिस्क लेना पसंद नहीं करते, ना तो वो रिस्क लेते हैं ना ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेजर। जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा पर्सन जो कि इस एक्सपेक्टेशन में है कि किसी की पतंग कटेगी और वो पतंग मुझे मिल जाएगी। यानी कि ना तो उसने पतंग उड़ाकर रिस्क लिया, ना ही उसने पतंग परचेज करने के लिए अपना पैसा लगाया। वो सिर्फ और सिर्फ ना तो उसने इन्वेस्टमेंट करी ना उसने रिस्क लिया, फिर भी वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। इस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्बिट्रेजर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीन टाइप के पर्सन के बारे में कुछ कुछ आइडिया मिला होगा। स्पेकुलेटर, हैजर एंड आर्बिट्रेजर किस टाइप के लोग होते हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन तीनों पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो आर्बिट्रेजर हम क्या कह सकते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट टेकिंग रिस्क wants to earn profit। विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट टेकिंग रिस्क वो क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। इस टाइप के लोगों को हम आर्बिट्रेजर बोलते हैं। क्लियर। अब हम वन बाय वन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्पेकुलेटर कौन होते हैं, स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है। वो रिस्क लेते हैं, यानी कि वो जो उन्हें लॉस के चांसेस होते हैं उन लॉस के चांसेस को वो बियर करते हैं। किस लिए, कि अगर वो रिस्क लेंगे ही नहीं तो उन्हें प्रॉफिट कैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेम डे शेयर परचेज करेंगे किसी कंपनी का, इस होप में कि यानी कि इवनिंग तक वो क्या करते हैं, सुबह शेयर परचेज करते हैं, शाम को शेयर सेल कर देते हैं। और सुबह वो शेयर परचेज किस एक्सपेक्टेशन में करते हैं कि शाम तक शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और हम शेयर को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। यानी कि स्पेकुलेटर ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्यूचर में जो भी उस पर्टिकुलर असेट की प्राइस में जो भी चेंजेस होने वाले होते हैं उसको पहले ही ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें किसी टाइप का लॉस ना हो और उन्हें क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। अब कैसे पता, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जो स्पेकुलेटर है वो रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। अब जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, सुबह स्टॉक परचेज करते हैं, सुबह उन्होंने शेयर परचेज किया किस एक्सपेक्टेशन में कि शाम तक शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और वो शेयर को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अब हो सकता है कि शाम को शेयर के प्राइसेस ना बढ़े,
शाम तक शेयर के प्राइसेस जिस प्राइस पर उन्होंने लिए थे उससे भी डाउन चले जाएं और उन्हें लॉस हो जाए। अब उन्होंने ये रिस्क लिया ना, उन्होंने सुबह जो शेयर परचेज किया वो शेयर परचेज करके उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया, ठीक है। लेकिन अगर वो ये रिस्क लेंगे ही नहीं तो वो रिवॉर्ड कैसे अर्न करेंगे? अगर वो ये रिस्क ही नहीं लेंगे कि शाम तक शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो, अब उन्होंने रिस्क लिया, क्या रिस्क लिया कि अब उन्होंने 100 रुपए का मानकर चलो एक शेयर परचेज कर लिया, 100 रुपीज का उन्होंने एक शेयर परचेज किया, किस एक्सपेक्टेशन में कि शाम तक इस शेयर के प्राइस हो जाएंगे 150, मैं शाम को इस शेयर को सेल कर दूंगा, मैंने 100 का परचेज किया, 150 में मैं सेल करके 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। यानी कि ये जो स्पेक्युलेटर होते हैं ये क्या करते हैं, शेयर की या असेट की जो फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट्स होनी होती है उसको पहले ही प्रेडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन अगर अब उन्हें इस बात में रिस्क भी तो है ना कि हो सकता है शेयर के प्राइसेस शाम तक डाउन चले जाएं, शाम को शेयर के प्राइस हो जाए 70 रुपीज, 70 रुपीज पर शेयर हो जाए उस शेयर की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, उन्हें 30 का लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि लॉस होने के चांसेस भी हैं ना, यहाँ पर चांसेस ऑफ लॉस भी तो प्रेजेंट हैं और इस चांस ऑफ लॉस को ही क्या बोलते हैं, रिस्क। यानी कि उन्होंने रिस्क लिया ना, 100 का शेयर परचेज कर लिया, हो सकता है शाम को शेयर के प्राइस डाउन चले जाए और उन्हें 30 का लॉस हो जाए। तो ये जो लॉस होने के उन्हें चांसेस हैं, इन चांसेस को यानी कि ये जो रिस्क है इस रिस्क को उन्होंने लिया। अगर वो ये रिस्क ही ना लेते तो वो रिवॉर्ड कैसे अर्न कर पाते, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ भी जाएं, अगर बढ़ जाएंगे तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा और अगर कम हो जाएंगे तो उन्हें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो ये जो लॉस होने के चांसेस हैं ये उन्होंने रिस्क लिया इस रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो जो स्पेक्युलेटर होते हैं वो ऐसे ही पर्सन होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं, जो उन्हें लॉस के चांसेस हैं, लॉस के चांसेस को ही तो हम रिस्क बोलते हैं। जो स्पेक्युलेटर है वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। क्लियर? अब हम एक बार देख लेते हैं। स्पेक्युलेटर इज अ मैन हु ऑब्जर्व द फ्यूचर एंड एक्ट बिफोर इट अकर्स। स्पेक्युलेटर एक ऐसा पर्सन है जो कि फ्यूचर को ऑब्जर्व कर लेगा एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर देगा बिफोर इट अकर्स। जैसे कि कोई एसेट परचेज कर ली इस एक्सपेक्टेशन में, जैसे कि जो स्पेक्युलेटर होते हैं ना वो क्या करते हैं, उन्होंने कोई एसेट परचेज करी, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि 5 दिन बाद इस चीज के प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले ही उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया कि 5 दिन बाद इस चीज के प्राइस बढ़ जाने हैं, तो वो आज ही उस चीज को परचेज कर लेंगे क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। फ्यूचर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, एंटिसिपेट कर लिया और उन्हें अब पता चल गया कि 5 दिन बाद इस चीज के प्राइस बढ़ने हैं, तो वो क्या करेंगे, आज ही उस चीज को परचेज कर लेंगे। 5 दिन बाद जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो उस चीज को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। यानी कि उन्होंने क्या किया, रिस्क लिया। हो सकता है कि 5 दिन बाद उस चीज के प्राइस बढ़ने की बजाय कम ही हो जाए, हो सकता है उस चीज के प्राइस जो है वो बढ़े ना, कम हो जाए, तो क्या होगा, उन्हें लॉस हो जाएगा। तो यानी कि उन्होंने ये जो रिस्क लिया वो किस लिए लिया, फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है। अब हो सकता है उस एसेट के प्राइस जो है वो डाउन चले जाएं, ये रिस्क उन्होंने लिया ना, लेकिन अगर वो ये रिस्क ही ना लेते तो उन्हें रिवॉर्ड भी ना हो पाता, यानी कि वो प्रॉफिट भी अर्न ना कर पाते, ठीक है। तो स्पेक्युलेटर ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर स्टॉक के जो प्राइस में चेंजेस होने वाले होते हैं उसे पहले ही प्रेडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर? यानी कि वो रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। These are the individuals who take in view the future direction of the market, जो कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को, यानी कि मार्केट में जो चीजें सेल हो रही हैं वो फ्यूचर में किस प्राइस पे सेल होंगी, वो पहले ही किस प्राइस पे उनका सेल परचेज होगा, मार्केट में चीजों के प्राइसेस कहाँ जाएंगे वो पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को परचेज या सेल करना पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट्स हो जाएं, ठीक है। They take a view whether prices would rise or fall in future and accordingly buy or sell futures and options to try and make a profit from the future price movement of the underlying asset. वो क्या करते हैं, वो पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में उस चीज के प्राइस कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब अगर उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि फ्यूचर में
एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका प्राइस जो है वो डाउन जाने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो उनके पास स्टॉक है, अगर वही स्टॉक उनके पास है तो वो अभी सेल कर देंगे, अभी सेल कर देंगे ताकि फ्यूचर में जो प्राइसेस डाउन जाएंगे तो उन्हें किसी टाइप का लॉस ना हो, ठीक है। तो यानी कि फ्यूचर को पहले से ही एंटीसिपेट करके उसके अकॉर्डिंग पहले से ही एक्ट कर लेंगे ताकि उन्हें किसी तरह का लॉस ना हो, उन्हें प्रॉफिट हो। लेकिन फ्यूचर को हम 100% सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, वो जस्ट फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट जो होंगी उनको जस्ट प्रेडिक्ट करते हैं, 100% सर्टेन नहीं होते। अब उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्राइस डाउन चला जाए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो उसने सिर्फ प्रेडिक्ट किया है, उसको 100% सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर के रिगार्डिंग, उसने जस्ट प्रेडिक्शन ली है, ठीक है, वो सिर्फ प्रेडिक्ट करके चल रहा है फ्यूचर को और उसी के अकॉर्डिंग पहले से ही एक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो 100% सर्टेन नहीं है तो उसका अपोजिट भी हो सकता है, जो वो सोच रहा है उसका अपोजिट भी तो हो सकता है, अगर अपोजिट हो गया तो उसे लॉस हो जाएगा। तो अब उसे लॉस होने के चांसेस हैं ना, लेकिन फिर भी वो उस शेयर को परचेज कर रहा है, तो यानी कि वो रिस्क ले रहा है, किस एक्सपेक्टेशन में कि उसे रिवॉर्ड होगा, इस एक्सपेक्टेशन में वो उस शेयर को परचेज कर रहा है कि फ्यूचर में शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, मैं उसे सेल करूंगा, 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करूंगा, क्लियर। लेकिन उसने ये सिर्फ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके शेयर परचेज किया है, फ्यूचर के रिगार्डिंग उसे सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है यानी कि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क इन्वॉल्व है, इस वजह से ही क्या बोल सकते हैं हम, अब यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है ना कि फ्यूचर में शेयर के प्राइसेस डाउन भी जा सकते हैं, ठीक है, तो अब उसने ये रिस्क लिया फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड ऑफ ₹50, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है स्पेकुलेटर कौन लोग होते हैं, क्लियर। अब जो स्पेकुलेटर होते हैं वो इसीलिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस को बाय और सेल कर लेते हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट होते हैं वो वहां पर क्या करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी पार्टीज के साथ एंटर कर लेते हैं, क्लियर। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इस चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो आज ही दूसरे पर्सन से, सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि ये चीज मैं 3 महीने बाद आपसे इसी प्राइस पर, जो आज हमारे बीच में प्राइस डिसाइड हो रहा है, उसी प्राइस पर मैं आपसे परचेज करूंगा। क्योंकि उसने क्या एंटीसिपेट किया, उसने एंटीसिपेट कर लिया, उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में 3 महीने बाद इस चीज के प्राइसेस 2 गुना होने वाले हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, स्टॉक मार्केट में जाकर स्टॉक एक्सचेंज के साथ उसने क्या किया, क्योंकि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप पढ़ चुके हैं ना पहले, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं, एक फिक्स्ड स्टॉक एक्सचेंज में होता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, फ्यूचर्स परचेज कर लेगा कि फ्यूचर में यानी कि 3 महीने बाद इस पर्टिकुलर असेट को मैं आज वाला जो प्राइस है उसी पर परचेज करूंगा। इस चीज को इसी आज वाले प्राइस पर परचेज करने का वो क्या करता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और स्टॉक एक्सचेंज को मार्जिन मनी पे कर देता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने रिस्क लिया ना, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जो आज के जो प्राइस हैं उस असेट के, उससे भी 3 महीने बाद प्राइस बढ़ने की बजाय जो आज प्राइस चल रहा है उससे भी प्राइस डाउन चले जाएं, ठीक है। तो उसे तो आज वाले प्राइस पर ही लेना पड़ेगा ना। अगर आज 100 रुपए प्राइस चल रहा है और उसने ये प्रेडिक्ट किया कि इस चीज के प्राइस फ्यूचर में 500 रुपए होने वाले हैं, तो वो आज के ही प्राइस पर 3 महीने बाद चीज को परचेज करने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि 3 महीने बाद उस चीज का प्राइस 500 होने की बजाय 50 हो जाए, ठीक है। तो उसने ये रिस्क लिया ना, रिस्क लिया कि चीज के प्राइस डाउन भी तो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने रिस्क लिया ताकि वो रिवॉर्ड अर्न कर सके। हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वो तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा कि 500 वाली चीज उसे 100 में मिल जाएगी, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, स्पेकुलेटर आपको क्लियर हो गया है कि क्या होते हैं। चलिए, अब हमने स्पेकुलेटर देख लिया, अब हम बात करते हैं हैजर्स की। हैजर्स वो लोग होते हैं जो कि रिस्क को कम करना चाहते हैं, जो कि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। जो स्पेकुलेटर हैं वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, दीज आर रिस्क टेकर्स। ये रिस्क टेकर्स होते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। लेकिन जो हैजर्स हैं
ये लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये लोग टोटली रिस्क एवर्स होते हैं, ये लोग रिस्क एवर्स पर्सन होते हैं, ठीक है, ये रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्लियर। तो ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, पहले से ही किसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो जाते हैं। जनरली जो हेजर्स होते हैं वो उनका एग्जांपल हम लेकर चल सकते हैं, जैसे कि जो लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जो इंपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग हम हेजर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। देखिए जो इंपोर्टर्स होते हैं, अब अगर वो फॉरेन करेंसी में यानी कि फॉरेन कंट्री के साथ कोई इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी के साथ वो कोई किसी प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी जो है वो परचेज करने के लिए इंपोर्ट करने का वो इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है। अब उन्हें क्या लग रहा है, अब उन्हें किस बात का रिस्क है कि अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाए तो उन्हें लॉस होगा, यानी कि लॉस होने के चांसेस अब उन्हें नजर आ रहे हैं। तो उस लॉस होने के जो चांसेस हैं, जो रिस्क है, उस रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड जैसे कि मानकर चलो जो $1 है, $1 जो है वो अगर 50 रुपीज का अभी चल रहा है और उन्हें ये लगता है कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है ना वो डाउन चली जाएगी, यानी कि $1 की चीज लेने के लिए जहां अब उन्हें 50 देना पड़ता है वहीं फिर उन्हें 70 देना पड़ सकता है, ठीक है। जहां $1 की चीज लेने के लिए उन्हें अब 50 देना पड़ रहा है, वहीं फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाए और उन्हें $1 की चीज लेने के बदले में 50 से ज्यादा पे करना पड़े, ठीक है। तो इस टाइप का लॉस है इंपोर्टर को, यानी कि इस टाइप का रिस्क है इंपोर्टर्स को, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, लेकिन ये जो हेजर्स हैं, ये जो इंपोर्टर्स है, ये तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो इंपोर्टर्स हैं उनके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या कहेंगे उन्हें कि मैं आपसे जितनी भी क्वांटिटी के गुड्स परचेज करूंगी, उन गुड्स को मैं आज जो रुपी की वैल्यू है डॉलर के एक्सचेंज में, उसी प्राइस पर ही मैं परचेज करूंगी। यानी कि अगर फ्यूचर में इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है तो भी मैं आज जो डॉलर रुपी का जो एक्सचेंज है, इसी वैल्यू पर ही मैं आपसे गुड्स इंपोर्ट करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर अब इन लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्शन ले ली, यानी कि उस रिस्क से वो प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। तो हेजर्स वो लोग होते हैं जो कि रिस्क से अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं, रिस्क से प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर रिस्क है भी तो उस रिस्क को भी खत्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर रिस्क था ना, ये जो इंपोर्टर्स है ये इंपोर्ट करते हैं, अब इन्हें क्या रिस्क है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन चली जाएगी, तो हमें जहां $1 की चीज 50 में मिल रही है वहीं $1 की चीज 70 में मिलेगी, तो हमें नुकसान होगा। अब ये थोड़ा बहुत रिस्क है, अब इस रिस्क से भी वो अपने आप को कंप्लीट प्रोटेक्शन दिलवाएंगे बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सपोर्टर, सॉरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये एक्सपोर्टर के साथ क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके जो थोड़ा बहुत रिस्क था दो पार्टीज की ट्रांजैक्शन के बीच में, वो उस रिस्क को भी खत्म कर देंगे। तो हेजर वही लोग होते हैं जो कि ट्रांजैक्शन में कुछ भी रिस्क है तो उस रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, इनका यूज करेंगे, फॉरवर्ड्स का यूज करके अपने रिस्क को कम कर लेंगे। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके इनका जो रिस्क था वो टोटली खत्म हो गया कि चाहे इंडियन करेंसी की वैल्यू अब जितनी भी डाउन हो जाए, उन्हें तो $1 के बदले 50 ही देना है। अब वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया ना रिस्क से, ठीक है, टोटल प्रोटेक्शन मिल गई उन्हें, तो ये लोग क्या कहलाते हैं, हेजर कहलाते हैं। सेम वे से एक्सपोर्टर है। अब अगर एक्सपोर्टर जो हैं उन्हें ये लगता है कि जहां, अब एक्सपोर्टर को क्या लगता है कि मानकर चलो जो
$1 जो है वो 70 रुपीज के इक्वल है, ठीक है। अब उन्हें क्या लग रहा है, जो एक्सपोर्टर हैं, प्रेजेंटली मानकर चलो $1 जो है वो 70 रुपीज के इक्वल है, उन्हें ये लगता है कि अगर उनका डॉलर की वैल्यू डाउन हो गई तो उन्हें लॉस होगा, कि अगर $1 अगर 70 रुपीज के इक्वल है, तो अगर मानकर चलो फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि $1 50 रुपीज का हो जाए, तो उन्हें $1 की चीज सेल करने के बदले में 50 रुपीज मिलेंगे, जहां अभी उन्हें $1 की चीज के बदले 70 मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्टर को लॉस है ना। तो ये जो एक्सपोर्टर होंगे, जो हैजर्स होते हैं, अगर ये एक्सपोर्टर हैजर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे सामने वाली पार्टी के साथ कि हम आपको फ्यूचर में इतने सालों तक जो भी प्रोडक्ट हम आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इसी वैल्यू में ही एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि $1 की चीज के बदले हम आपसे 70 रुपीज ही लेंगे, चाहे हमारे डॉलर की वैल्यू कितनी भी कम हो जाए। अब चाहे डॉलर की वैल्यू कम हो जाए, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके अपना सारा का सारा रिस्क खत्म कर लिया। क्लियर। तो ये क्या होते हैं, हैजर कहलाते हैं, ठीक है। तो और साथ ही अगर हम फॉरेन ट्रैवलर्स का एग्जांपल लें, तो मानकर चलो मैंने 6 महीने बाद मुझे घूमने जाना है, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि $1 अगर 70 रुपए का है अभी, और फ्यूचर में $1 जो है वो 90 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये लग रहा है ना कि जहां $1 की चीज के बदले अब मुझे 80 देने पड़ते हैं वहां, या 70 देने पड़ते हैं, तो मुझे अब 90 आगे 6 महीने बाद जब मैं घूमने जाऊंगी तो मुझे 90 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे रिस्क है ना, लेकिन मैं तो हैजर की कैटेगरी में हूं, मैं तो अपने रिस्क को टोटली खत्म करना चाहती हूँ, रिस्क से अपने आप को टोटल प्रोटेक्शन देना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं फॉरेन कंट्री का एक पर्सन होगा जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी। मैं उसे ये कहूंगी कि आप मुझसे यानी कि जो फ्यूचर में 6 मंथ्स बाद जो $1 के बदले आप मुझसे 50 रुपीज ही लोगे या 70 रुपीज ही लोगे, चाहे डॉलर की वैल्यू यानी कि $1 जो है वो 90 का होता है या 100 का होता है या 80 का होता है, मैं तो $1 के बदले आपको 70 ही दूंगी, ठीक है। मैंने उसके साथ, फॉरेन कंट्री के उस पर्सन के साथ क्या किया, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए आप ये जानते हैं ना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है, वो दो पार्टीज के बीच में आपस में खुद ही दो पार्टीज एंटर हो जाती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि दो पार्टीज के बीच में खुद से ही उन कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं। अब मैं उसे क्या कहूंगी कि $1 की यानी कि $1 के बदले मैं तो आपको 50 ही दूंगी या 70 ही दूंगी, चाहे प्राइजेस 80 हो, 90 हो या 100 हो जाए, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। फ्यूचर में जो मुझे रिस्क है, लॉस के चांसेस हैं, लॉस के जो मुझे चांसेस है, जो मुझे रिस्क है, उस रिस्क से मैं अपने आप को अभी से प्रोटेक्शन दे रही हूँ बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन, ठीक है। तो ये लोग क्या कहलाते हैं, हेजर्स, जो अपने आप को रिस्क से टोटली प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाय एंटरिंग फॉरवर्ड्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर। तो ये जो हेजर्स हैं वो ही डेरिवेटिव मार्केट्स में फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं। क्लियर। तो इन सिंपल टर्म्स हेजिंग वुड मीन्स द रिडक्शन ऑफ रिस्क। हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना, ठीक है। एन इन्वेस्टर हु इज लुकिंग एट रिड्यूसिंग हिज रिस्क इज नोन एज हैजर। एक इन्वेस्टर जो कि अपने रिस्क को कम करना चाहता है उसे हम हैजर बोलेंगे। अ हैजर वुड टिपिकली लुक एट reducing his asset exposure to price volatility, and in derivative market would usually take up the position that is opposite to the risk he is otherwise exposed to। यानी कि जो रिस्क वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उस रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करता है, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है दूसरी पार्टी के साथ। हैजर यूज डेरिवेटिव्स। हैजर जो है वो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर जो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, इनका यूज करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क that they face from potential future movements in a market variable or underlying asset, ठीक है। जैसे कि जो फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है उसी का ही हमने एग्जांपल लिया, तो अगर उसकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो हमें रिस्क है, अगर जो हैजर है उसे अगर रिस्क बियर करना पड़ सकता है, तो उस रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डेरिवेटिव्स का यूज करेगा। डेरिवेटिव्स के अंदर जो भी अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उनका यूज करेगा। क्लियर। सो आई होप आपको हैजर्स भी समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेजर्स की। आर्बिट्रेजर्स वो लोग होते हैं,
आर्बिट्रेजर्स ऐसे लोग हैं जो कि एंटर ही मार्केट में तब करते हैं जब मार्केट में मिस प्राइसिंग होती है। मिस प्राइसिंग की सिचुएशन में ये मार्केट में एंटर होते हैं। मिस प्राइसिंग इन द मार्केट का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी मार्केट के अंदर कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, वहां पर कोई ना कोई कमोडिटीज जो हैं वो सेल होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर क्या होना चाहिए, जो बायर और सेलर हैं उन्हें फुल नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के रिगार्डिंग, मार्केट में चीजों के प्राइसेस के रिगार्डिंग। उस मार्केट में बार्गेनिंग होनी चाहिए। एंड द फिफ्थ और लास्ट एलिमेंट इज कि उस मार्केट के सभी सेगमेंट्स में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेम प्राइस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये फिफ्थ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है मार्केट की कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई ना, तो अगर ये फिफ्थ कंडीशन जो कि क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट के सभी सेगमेंट्स में सेम प्राइस होना चाहिए, अगर ये फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि सेम प्रोडक्ट का अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग प्राइस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिस प्राइसिंग की सिचुएशन। और इसी सिचुएशन में ही आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं? मार्केट में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब आर्बिट्रेजर्स मार्केट में एंटर क्यों हुए मिस प्राइसिंग की सिचुएशन में? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया आर्बिट्रेजर्स वो लोग होते हैं जो ना तो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ही कोई रिस्क बियर करते हैं, फिर भी वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट टेकिंग रिस्क, ये लोग क्या करना चाहते हैं? wants to earn profit। क्योंकि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट रिस्क वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं ना, इसीलिए जो आर्बिट्रेजर्स हैं वो मिस प्राइसिंग की सिचुएशन में ही मार्केट में एंटर होते हैं। मिस प्राइसिंग की सिचुएशन जब होती है, यानी कि मार्केट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट के सभी सेगमेंट्स में जब सेम प्राइस नहीं होता है, तो ही ये आर्बिट्रेजर्स मार्केट में एंटर होते हैं। और ये मिस प्राइसिंग की सिचुएशन में ही तो इन्हें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मिस प्राइसिंग की सिचुएशन में ही मार्केट में एंटर होके प्रॉफिट अर्न करते हैं। और तब तक ये इस चीज का फायदा उठाते हैं जब तक प्राइस जो है वो स्टेबल ना हो जाए, स्टैंडर्ड प्राइस सेट ना हो जाए। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर बुक है, ठीक है। कोई एक बुक है जिसका देखो, एक मार्केट के अंदर बुक्स की कई सारी शॉप्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक मार्केट में एक ही शॉप होनी चाहिए उस बुक की, ठीक है। यानी कि बुक्स की अलग अलग शॉप्स हो सकती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब उन सभी, मानकर चलो 2 शॉप्स हैं एक मार्केट के अंदर, बुक्स की 2 शॉप्स हैं। एक पर्टिकुलर बुक मुझे परचेज करनी है और मैंने देखा कि एक जो फर्स्ट शॉप है उस शॉप पर उस बुक का प्राइस है 1000। दूसरी शॉप पर मैं गई, मैंने ये देखा कि दूसरी शॉप पर उस बुक का प्राइस है 1500। यानी कि फर्स्ट बुक वाला जो सेलर है, फर्स्ट शॉप वाला जो पर्सन है, वो उस बुक को 1000 में सेल कर रहा है, दूसरा सेलर उस बुक को 1500 में सेल कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है? मिस प्राइसिंग है ना। एक ही मार्केट के अंदर 2 अलग अलग शॉप्स पर सेम बुक का अलग अलग प्राइस है, यानी कि जो मार्केट की फिफ्थ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि मार्केट में क्या है? मिस प्राइसिंग। जब सेम प्रोडक्ट का मार्केट में मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग प्राइस होता है तो उसे मिस प्राइसिंग बोलते हैं। इस सिचुएशन में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आर्बिट्रेजर्स मार्केट में एंटर होते हैं। अब आर्बिट्रेजर्स कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे इस मिस प्राइसिंग के सिचुएशन में? इसे हम पहली बात मिस प्राइसिंग बोलेंगे। इस सिचुएशन में आर्बिट्रेजर कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे? जो आर्बिट्रेजर्स हैं वो फर्स्ट शॉप से उस बुक को परचेज करेंगे, सेकंड शॉप में सेल करेंगे। फर्स्ट शॉप से 1000 की परचेज करके सेकंड शॉप में 1500 की सेल कर देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रोहतक का मार्केट है और दिल्ली का मार्केट है, ठीक है। रोहतक के मार्केट में उस चीज का अलग प्राइस है, ठीक है, और दिल्ली के मार्केट में उस चीज का अलग प्राइस है। तो मैं क्या करूंगी? रोहतक के मार्केट से, अगर रोहतक में कम प्राइस है तो मैं रोहतक के मार्केट से परचेज करूंगी, दिल्ली के मार्केट में सेल कर दूंगी, ठीक है। अगेन रोहतक के मार्केट से मैं 1000 की वो चीज परचेज करके दिल्ली के मार्केट में 1500 में सेल करके 500 का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं ये काम कॉन्टिन्यूसली रखूंगी। कब तक? जब तक रोहतक और दिल्ली दोनों के मार्केट्स में
उस सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेम नहीं हो जाता। अगर दोनों मार्केट्स में उस पर्टिकुलर बुक का प्राइस जो है वो 1000 ही हो जाएगा तो मिस प्राइसिंग रहेगी ही नहीं और मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो आर्बिट्रेजर था उसने कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, कोई रिस्क तो नहीं लिया, सिर्फ मिस प्राइसिंग की वजह से उसे प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइप के पर्सन को हम आर्बिट्रेजर बोलते हैं। आर्बिट्रेजर, अब क्वेश्चन ये आता है मार्केट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऑब्वियसली होने चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेजर नहीं होंगे तो मार्केट में प्राइस स्टेबल कैसे होगा? अब आर्बिट्रेजर की वजह से प्राइस स्टेबल कैसे हो रहा है? ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एक मार्केट से मैं परचेज करके दूसरे मार्केट में सेल कर रही हूँ तो इसे पता चल जाएगा ना, फर्स्ट मार्केट से जहां से मैं परचेज करती जा रही हूँ उसे लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, ये पर्सन इतनी सारी चीजें मुझसे परचेज, यानी कि सेम बुक की इतनी सारी कॉपीज मुझसे परचेज करके जाता है। और दूसरा मार्केट वाला पर्सन जिसको वो सेल कर रहा है उसे भी लगेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अब वो क्या कहेगा, जो सेल कर रहा है उसे इतनी सारी कॉपीज, यानी कि जहां से रोहतक के मार्केट से वो परचेज कर रहा है, वो उसे क्या कहेगा कि 1000 में नहीं मिलेंगी, आपको 1500 में मिलेंगी, क्योंकि आप इतनी सारी कॉपीज डेली लेकर जाते हो और मैं आपको सप्लाई टाइम पर करता हूँ। वो पर्सन क्या कहेगा कि आप मुझे कंटिन्यूसली सेल करते हो, मैं आपका डेली का कस्टमर हूं, तो मैं आपसे अब 1500 में नहीं बल्कि 1000 में परचेज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये पर्सन क्या कहेगा कि मैं आपका डेली का कस्टमर हूं, मैं आपसे अब 1500 में नहीं बल्कि 1000 में ही परचेज करूंगा। तो यहाँ पर तो वो 1000 में परचेज करता ही है, आगे भी 1000 में ही अगर सेल करने लग जाएगा तो कोई मिस प्राइसिंग नहीं रहेगी और उसे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। तो आर्बिट्रेजर्स मार्केट में तब तक रहते हैं जब तक मार्केट में प्राइस स्टेबल ना हो जाए उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, यानी कि जब तक मिस प्राइसिंग खत्म ना हो जाए मार्केट से, तब तक वो मार्केट में रहकर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो और उन्हीं की हेल्प से मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? तो आर्बिट्रेजर्स का होना भी जरूरी है। आर्बिट्रेज इज अ वेरी कॉमन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी इन विच an investor simultaneously buy and sell the same financial instrument in two different market to make risk less profit। वो रिस्क नहीं लेना चाहते बट प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। क्लियर? वो क्या करते हैं, एक ही टाइम पर दो अलग अलग मार्केट्स में से चीजों को परचेज और सेल करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट टेकिंग रिस्क। क्लियर? इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग रिस्क फ्री प्रॉफिट्स बाय साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इन टू डिफरेंट मार्केट। एक ही टाइम पर जब दो डिफरेंट मार्केट में बाय और सेल करते हैं सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या सेम असेट को, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके और मिस प्राइसिंग का बेनिफिट ले सके, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेजर, जो इस टाइप का काम करता है। ठीक है, और वो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आई होप आपको आर्बिट्रेजर्स भी क्लियर हैं, कौन लोग होते हैं। अब यहाँ पर स्पेकुलेटिंग एंड हेजिंग के बारे में ही बताया गया है कि जो स्पेकुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं। देखो हेजर, अब इस पर्सन को क्या लग रहा है कि फ्यूचर में ये जो राइस है, राइस के प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, अभी ही आज के ही प्राइस पर फ्यूचर में राइस को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, इसे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में, ये सेलर है, इसे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में राइस के प्राइसेस जो है ना वो डाउन हो जाएंगे, तो वो आज के ही प्राइस पर दूसरे पर्सन को फ्यूचर में राइस सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। राइस अभी सेल नहीं होंगे, सिर्फ प्राइस डिसाइड हो रहा है कि आज के ही प्राइस पर मैं फ्यूचर में तुम्हें राइस सेल करूंगा। ठीक है, तो ये पर्सन कौन होगा, हेजर। हेजर को क्या लग रहा है, प्राइस डाउन हो जाएंगे, इसलिए वो आज के ही प्राइस पर फ्यूचर में राइस को सेल करने का दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में प्राइस डाउन चले भी जाएं तो भी उसे तो आज का ही प्राइस मिलेगा ना, यानी कि उसे जो रिस्क है वो तो टोटली खत्म हो जाएगा ना। तो ये हेजर जो होते हैं वो इसी टाइप के पर्सन होते हैं जो कि रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो किसी ना किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके दूसरी पार्टी के साथ वो अपने रिस्क को टोटली खत्म कर देते हैं। अब जो स्पेकुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब बायर को क्या लगता है, जो स्पेकुलेटर होते हैं वो फ्यूचर में जो प्राइसेस चेंज होंगे उनको पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी से ही एक्ट कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में वैसा हो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और उन्हें प्रॉफिट हो जाए। अब ये जो स्पेकुलेटर है इसे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस अप होने वाले हैं, तो वो आज के ही प्राइसेस पर क्या करेगा, परचेज कर लेगा राइस को, ताकि फ्यूचर में प्राइसेस अप होंगे
जब प्राइस अप होंगे तो वो उसे सेल कर देगा और प्रॉफिट अर्न कर लेगा, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटर। क्लियर। तो स्पेक्यूलेटर वो होते हैं जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आज ही एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आज ही कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा होगा और वो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ना हो, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, ठीक है, उसका अपोजिट हो जाए, प्राइजेस जो हैं वो अप होने की बजाय और ज्यादा डाउन हो जाए तो उन्हें लॉस भी हो सकता है। तो वो जो लॉस होने के चांसेस हैं वो रिस्क वो बियर कर रहे हैं किस पर्पज से कि वो हो सकता है कि प्राइजेस अप हो जाएं और उन्हें प्रॉफिट हो जाए, तो वो रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। तो ये जो स्पेक्यूलेटर हैं ये क्या करते हैं, ये रिस्क लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। क्लियर। ये स्पेक्यूलेटर है एंड ये जो सेलर है ये हेजर है जो कि अपने रिस्क को खत्म करना चाहता है। तो अब देख लेते हैं हम एक बार इन सबके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई होप आपको ये तीनों टाइप के पार्टिसिपेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार इन तीनों के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो हेजर्स कौन होते हैं, हेजर्स आर द प्लेयर्स हुज ऑब्जेक्टिव इज रिस्क रिडक्शन। हेजर ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, टोटली रिस्क को खत्म करना चाहते हैं। देन स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स का मतलब ये वो प्लेयर्स होते हैं हु एस्टैब्लिश पोजीशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। वो क्या करते हैं, फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट्स होंगी उनको पहले से ही प्रेडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में वैसा हो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और उन्हें प्रॉफिट्स हो जाए। आर्बिट्रेजर्स जो हैं वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल्स, यानी कि जो मिस प्राइसिंग से बेनिफिट अर्न करना चाहते हैं, जो कि मिस प्राइसिंग के सिचुएशन में मार्केट में एंटर होते हैं और जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट टेकिंग रिस्क प्रॉफिट अर्न करना पसंद करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेजर्स। क्लियर। तो आई होप आपको सभी टाइप के पार्टिसिपेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा जो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर और इवन हर मार्केट के अंदर इस टाइप के पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये तीनों टाइप के तीनों टाइप के पार्टिसिपेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट participants in derivatives market. Thank you so much.